हाय गाइस। आज हम एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारा आदिकालीन की काव्य धारा है। ठीक है, ये इकाई 2 का है। हम लोग इसको आज कवर करेंगे इस चैप्टर को। हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इस इकाई में हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि इसकी रूपरेखा जो है, जैसे फर्स्ट हम लोग करेंगे उद्देश्य, फिर सेकेंड है हमारा प्रस्तावना, फिर पृष्ठभूमि और फिर काव्य धाराओं में हम क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, हम नीचे वाला फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि उद्देश्य में क्या है। इसमें हम लोग ये पूरे चैप्टर को जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हमें क्या इसमें जानने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग फर्स्ट रीड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो कि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की जानकारी हम दे सकेंगे या समझ सकेंगे। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखी गई रचनाओं का परिचय हम प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है हमारा कि आदिकाल की जो भी प्रमुख प्रवृत्तियों की जानकारी है वो भी हम जान सकेंगे। और लास्ट में जो पॉइंट दिया है वो है हमारा इसकी विशेषता और इसकी जो प्रवृत्तियाँ है उसके बारे में भी हम अच्छे से जान सकेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसका फर्स्ट कवर करेंगे गाइस, जो कि हमारा प्रस्तावना है 2.1 का। हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी समय का साहित्य तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों तथा सांस्कृतिक परिवेश से संचालित और निर्मित होता है ना। कोई भी समय जो होता है उसका मेन पॉइंट क्या होता है, उसकी राजनीति कैसी है, उसकी साहित्य कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो यही चीज़ फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है। साहित्य अपने आसपास के जीवन अपने साहित्य में निरूपित करता है। आदिकालीन साहित्य का जो समय है वो आप देख सकते हो कि 10वीं सदी से 14वीं सदी तक के समय को बोला गया है, जो कि राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उथल पुथल का समय था। यानी कि ये जो 10वीं और जो 14वीं जो सदी था, जो समय था, वो हमारा राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये तीनों ही दृष्टि से काफी उथल पुथल का समय था। इस समय के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और सर्वव्याघातों का युग भी आया हुआ। कहने का मतलब ये जो समय था इसको इन्होंने बहुत ही संघर्ष का समय माना है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। जिस समय को हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, ठीक है, और इस समय को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का काल कहते हैं। ठीक है, जिसमें तमाम तरह के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव हुए। ठीक है, तो इस समय में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ों का बदलाव हुआ था। तो पहला ऐतिहासिकता में बदलाव हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीनों चीज़ों में ही काफ़ी बदलाव हुआ था। आदिकालीन साहित्य की संवेदना इन्हीं परिस्थितियों के बीच विकसित हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की काव्य पुष्टियों को समझने के लिए उस समय के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ को जानने के लिए, यानी किसी भी समय के अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस समय के काव्य को पढ़ना होता है, उसके बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले हम उसकी ऐतिहासिकता को पढ़ेंगे, उस समय की सामाजिकता क्या थी, उनकी सांस्कृतिक यानी उनके रहने बोलने, उनकी कला, उनकी जो जीवनशीलता थी, वो सब के बारे में हम जानेंगे, तब जाके हम अच्छे से उसके बारे में बता सकेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी साहित्य को जानने के लिए, किसी भी आदिकाल को जानने के लिए हमें साहित्य, उस समय के साहित्य को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी कोई भी रचना को अच्छे से हमें जानना पड़ेगा, उसको हर परिस्थितियों को अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उस काल के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। आगे इसी दृष्टि में उस समय के इन विधि पहलुओं पर विचार किया जाए। अब हम इसका सेकंड पॉइंट कवर करेंगे, जो कि 2.2 का है, पृष्ठभूमि। जिस समय को हम आदिकालीन
साहित्य के प्रस्तावना के रूप में चिन्हित करते हैं। उस समय अर्थात 10वीं शताब्दी में जहां एक भारतीय रजवाड़े परस्पर युद्ध थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें परिमोद से होने वाले आक्रमणों से जूझना पड़ा था। उस समय के ऐतिहासिक परिदृश्य यही है, लेकिन उस समय के समस्त साहित्य रुझान को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिघटना को थोड़ा पीछे देखना ही होगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता में बिखराल आ गया। इतने में इनकी मृत्यु हुई थी और इसके बाद इनके जो भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी उसमें काफी बदलाव या बिखरावा बोल सकते हो आ गया। हर्षवर्धन के उत्तराधिकारियों का कन्नौज, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, प्रशासन बना रहा, लेकिन आगे चलकर 3 मजबूत क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि कितने क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ है। तो आप तीनों पॉइंट को आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, आप इसको जो इम्पोर्टेंट है सन, आप उसको लर्न कर सकते हो गाइज। अब हम इसके पीछे वालों को पढ़े। पीछे में यही है, आप इसको देख लो और अपने हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। अब हम इसको करते हैं काव्य धाराएं, जो कि 2.3 का है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो भारतीय इतिहास का मध्यकाल है। धर्मोन्नत समाज तथा सामंत्रिक सामाजिक संरचना मध्यकालीन जीवन के प्रमुख तत्व है। हिंदी का प्रारंभिक साहित्य इन्हीं के बीच से निकलता है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सिद्ध, नाथ तथा जैन कवि अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व थे, जबकि रासों के कवि विभिन्न राजाओं के दरबारों से जुड़े चारण कवि थे। ठीक है, तो ये जो रासो कवि जो थे वो कहाँ से जुड़े हुए थे, तो आप इसको देख सकते हो, वो राजाओं के दरबार से जुड़े हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से सिर्फ रासो कवि की रचनाओं को महत्व दिया है। ठीक है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने किन कवियों किन रचनाओं को महत्व दिया है, तो आप बोल सकते हो कि रासो के जो कवि थे उनकी रचनाओं को ही महत्व ज्यादा दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी जो थे वह सिद्ध, नाथ तथा जैन कवियों की उपेक्षा के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, उनके पक्ष में वह नहीं थे। उनके अनुसार केवल नैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें भक्ति काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर हम ये सब चीजों को अगर डीपली से समझेंगे और इसमें अगर कमियां निकालेंगे तो हमें जो भक्ति काव्य की जो भी रचनाएं हैं उनसे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें उन्हें भी खोना पड़ेगा। और उनके साथ साथ उस काल के जो कवि थे, जैसे आप देख सकते हो तुलसीदास जी, कबीरदास जी, जयश्री, ये जो कवि हैं इतने महान, इनके भी काव्य से हमें हाथ धोना पड़ेगा। कहने का बस सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो भक्ति काव्य थी उसमें जो भी रचनाएं थी, तो अगर हम उनके धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक उपदेशों को अगर देखते हैं और उसकी सीमा को उसकी कमियां को निकालते हैं, तो हमें इन सब कवियों की ये जो बड़े बड़े जो कवि थे उनकी रचनाएं जो इतनी ज्यादा लोग पढ़ते हैं और उनको बहुत ही अच्छा काफी अच्छा मानते हैं, तो इससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो यही इसमें बोला जा रहा है। मध्ययुगीन के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही है। ठीक है, धर्म साधना ही रही है। ये जो मध्यकाल की जो साहित्य की जो भी रचनाएं थी वह धर्म साधना ही रही है। प्रधान प्रेरणा के रूप में धर्म साधना ही जो यह उपदेशित भक्ति का भी देखा जा सकता है। अब सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं में ऐसी अनेक प्रवृत्तियां मौजूद है जिन्हें बाद में भक्त कवियों ने अपनाया है। ठीक है, सिद्धों द्वारा ब्राह्मण का विरोध किया गया है, इसे कबीर ने भी अपनाया है। नाथों की तरह तुलसी का दृष्टिकोण समनकारी है। सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह हिंदू समाज की कथाओं को आधार के रूप में अपनाया। सिद्धों नाथों की साधना प्रवृत्ति और अभिव्यंजना शैली का कबीर आदि संत कवियों पर भी काफी प्रभाव रहा।
इस दृष्टि से आदि काव्य के अंतर्गत रासो कवि के साथ सिद्ध, नाथ और जैन कवियों का अध्ययन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस युग में अमीर खुसरो, विद्यापति, धनपाल आदि लौकिक कवि भी थे। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो कि लौकिक कवि कौन थे, तो आप इन तीनों का नाम याद कर सकते हो। इस काल का जो साहित्य है वो कुछ तो यथारूप मौजूद है और कुछ में तब्दीली होती रही है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के अनुसार इस काल की पुस्तकें 3 प्रकार से रचित हुई है। रचित का मतलब कि वो सुरक्षित है। ठीक है, तो ये 3 कौन कौन से हैं आप इसको देख सकते हो। 3 को नाम जो दिया हुआ है, पहला है हमारा राजाश्रय पाकर और राजनीतिक पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर। कहने के मतलब राजाश्रय यानी राजा ने उस समय के जो राजा होते थे ना, वो कुछ पुस्तकों को मतलब अपने अंतर्गत अपने अंडर में उसको रखते थे और वो जो कि बहुत ही सुरक्षित रहती थी, उसे ही कहा गया है। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हो कि सुसंगठित धर्म संपदा का आश्रय पाकर और मठों, विहारों आदि की पुस्तकालयों में शरण पाकर। कुछ कुछ मठ होते हैं ना, जो संस्थाएं जो होती हैं वो बुक को अच्छे से संभाल के एक संस्था में रखती हैं, तो उसे ही कहा गया है। तीसरा आप बोल सकते हो जैसे जनता का प्रेम और प्रोत्साह पाकर। जनता यानी आम जनता जो है, उनका प्रेम और प्रोत्साह पाकर भी इसको सुरक्षित करके रखा गया है। तो राजाश्रय सबसे प्रबल साधन है। तो इन तीनों साधनों में आप बोल सकते हो कि ये जो राजाश्रय का जो साधन है वो सबसे अच्छा या प्रबल साधन है। धर्म संपदा का संरक्षण उनके बाद ही आता है। तीसरे प्रकार की जो पुस्तकें उपलब्ध हुई है वे बदलती रहती है। तीसरे प्रकार की यानी जो जनता का मतलब जनता के द्वारा जो बुकों को अच्छे से रखा गया है, तो वो जो है लोग अपने हिसाब से उसे समय के हिसाब से यानी अपनी सुविधा के हिसाब से उसे वो बदलते रहते हैं ना। तो ये मतलब उतना ये नहीं है कि आप मतलब इसमें टोटली सच्चाई हो, क्योंकि लोग अपने हिसाब से इसको बदलते रहते हैं। ठीक है, बस यही है। अब हम लोग गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिद्ध काव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लोगे, और इसकी पिछली वाली जो भी पार्ट है वो मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। सो गाइस अभी के लिए बाय।